अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले आप मेरे IMF के हवाले से एक दो व्लॉग देख चुके हैं। वो सिर्फ उस IMF के हवाले से थे। फिर इस दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी और आप लोगों की मेहरबानी, आपकी मोहब्बत की आप कमेंट सेक्शन में मुझे याद दहानी कराते रहते हैं कि फ़लाँ टॉपिक पर भी बात की जाए, फ़लाँ पे भी की जाए। आपको यकीन है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शायद पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्टों से थोड़ी सी आज़ादी के साथ थोड़ा सा खुल के बात कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे व्लॉग सुनते भी हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया इंटरेक्शन का। आज हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के दौरे चकवाल की और उस दौरे चकवाल के दौरान क्या वारदात होने लगी है। और फिर चकवाल वालों की बात है तो फिर जनरल फैज़ हमीद की बात ना हो, उनके भाई को अरेस्ट कर लिया गया, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है जिसमें एक हम अपना कौमी मुगालता मैं डिस्कस करूँगा कि हमारा एक कौमी मुगालता क्या है, कि हम कहाँ ज़ाती पसंद नापसंद से आगे गुजर के कौमी मामलात में गलत स्टांस ले लेते हैं। फिर हल्का बलूचिस्तान का हल्का BP50 पे हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या अनोखा फ़ैसला सुनाया है, उस पर बात करेंगे। और वो भी एक हमारा रवैया ज़ाहिर करता है कि हम कैसे नाआक़बत अंदेश किस्म के लोग हैं कि हमें फ़ैसला कुछ और करना होता है और कर कुछ और रहे हो। फिर चढ़ते सूरज की किस्से कहानियाँ तो आपने बहुत सुने होंगे। आज एक किस्सा मैं भी आपके गोश गुजार करूँगा कि ये चढ़ते सूरज को सलाम लोग किस तरह करते हैं और किस तरह ज़मीन और आसमान के कलाबे में लाते हैं जब उनके सामने कोई चढ़ता सूरज आ जाए। तो फिर मरीम नवाज़ का एक सोशल मीडिया का पहली दफ़ा कोई सोशल मीडिया से पॉजिटिव इस्तेमाल मरीम नवाज़ साहबा ने किया, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसमें भी जाते जाते क्या ख़राबी उनसे हो गई। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ और उसकी रीज़न वही कैदी नंबर 804, उसका किस्सा कि वो किस तरह इमरान खान की आज फिर हमें याद दिला गया कि UN में कभी कोई बंदा गया था और उसके सम्राट आज तक हम समेट रहे हैं। और फिर ईद से पहले पंजाब पुलिस की वर्दी बदलने पे सिराजुल हक साहब ने क्या चोट लगाई मरियम पे। और फिर आखिर में कि पंजाब का बजट इतने जल्दी पास कराने की इन्हें क्या मजबूरी थी, कौन सा जो मामूल का बजट है वो दूर था, लेकिन उसकी भी कोई वजह होगी। बात करते हैं जी मरियम नवाज के दौरे चकवाल की। मरियम नवाज साहिबा आइंदा 2-3 हफ्ते के दौरान चकवाल विजिट कर रही हैं और वहाँ इस वक्त इतलात पहुँच चुकी हैं और चकवाल में सफाई का और एक झक्कड़ आ चुका है। चकवाल शहर में सफाई का इंतजाम बेहतर किया जा रहा है, वहाँ की टूटी फूटी सड़कें बेहतर की जा रही हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब चकवाल के दौरे पे आ रही हैं। और वारदात ये वहाँ डाली जा रही है कि वो वहाँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहाँ बनाया था जो उस वक्त चकवाल से आलमोस्ट सीनियर मिनिस्टर थे, एजुकेशन का मिनिस्टर थे राजा यासिर सरफराज, जो बाद अज़ां वक्त की हिद्दत और तपश बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि चकवाल वालों को उन पर बड़ा मान था और लोगों की उम्मीद थी कि शायद ये खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ, क्योंकि चकवाल का पूरा डिस्ट्रिक्ट आलमोस्ट तकरीबन PTI, अक्सरियत लोग वहाँ PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। ये तो फार्म 45 और 47 वाले चक्कर में वहाँ की सीटें वो हार गए, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ से याज़ अमीर जैसा तगड़ा उम्मीदवार था और चकवाल से PTI जीत रही थी। लेकिन चकवाल के लोग ये समझते थे कि राजा यासिर सरफराज इस मुश्किल वक्त में खड़ा रहेगा। अगर राजा यासिर सरफराज खड़ा रहता उस वक्त तो आज शायद उसका कद काट, सियासी कद काट बहुत बड़ा होता, लेकिन राजा साहब जल्दी भाग गए। और इसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था, स्टार्ट किया था, उसका काम शुरू हो गया, अब वो मुकम्मल हो चुका है, अब उसकी ओपनिंग होनी है। मरियम नवाज साहिबा आपको पता है धड़ाधड़ तख्तियाँ लगाने के शौक में जगह जगह जा रही हैं, तो चकवाल तो कोई ज़्यादा दूर नहीं लाहौर से, और इस्लामाबाद मरी का भी विजिट कर लेंगी, तो वो चकवाल आ रही हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अब नहीं होगा, अब उसका नाम दानिश स्कूल होगा। वही पंजाब गवर्नमेंट के फंड्स, वही मंसूबा, लेकिन सिर्फ नाम बदलेगा क्योंकि दानिश स्कूल इनका नाम है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इमरान खान का नाम था, वो इन्हें पसंद नहीं। ये हमारे यहाँ रवैया है कि एक अगर हुक्मरान ने अच्छा काम किया है तो उसे अप्रिशिएट नहीं करना, उसकी तख्ती हटानी है, अपनी लगानी है। तो ये मरियम नवाज साहब आइंदा हफ्ते डेढ़ में चकवाल आ रही हैं और वहाँ आके वो तख्ती लगाएंगी दानिश स्कूल। दूसरा चकवाल की बात यह है कि वहाँ सरदार नजफ हमीद को अरेस्ट कर लिया गया है, पिंडी एंटी करप्शन की कोर्ट से अरेस्ट किया गया है। और ये है भाई जनरल फैज़ हमीद जो एक्स DG ISI है, जो जेर बहस रहे हैं और उन पर एक ठप्पा लग चुका है कि शायद वो प्रो इमरान खान है या इमरान खान के फेवरेट थे। हालांकि ऐसी बात कभी कोई खुल के ना इमरान खान ने किया है ना उन्होंने किया है। हाँ, अलबत्ता कमर जावेद बाजवा के साथ वजह तनाज़ा उनके तबादला बना था कि इमरान खान उन्हें फौरी तौर पर हटाना नहीं चाहते थे। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में इस वक्त तकरीबन वहाँ मुज़ाकरात अमेरिका के जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं तालिबान के साथ, और हम एक एज ए पार्टी वहाँ इन्वॉल्व हैं और उसकी लुक टेक केयर सारी ये DG ISI उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं। और आखिरी वक्त पे आप अचानक इसे हटा के वहाँ से इधर उधर कहीं भेज रहे हो किसी और काम पे और नया DG ISI लगाना चाहते हो, और वो मेरे अंडर काम करता है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इस मुल्क का, मुझसे पूछ के तबादला करो। तो इमरान खान ने रजिस्ट किया था तो कमर जावेद बाजवा साहब को 1 महीने तक इन्हें मजीद रोकना पड़ा था। तो वो उन्होंने एक जहन में रखा हुआ था कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है। हमने तो आज तक पिंडी से जो इशारा होता है, इस्लामाबाद में जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है वो यस सर करके
बल्कि आजकल के हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ यस सर नहीं करते, साथ सलूट भी ठोकते हैं। तो ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है। तो इमरान खान की बात उन्हें नागवार गुजरी और फिर बाद अज़ां ये तासर का बन गया कि शायद इमरान खान आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं जनरल फैज़ हमीद से। वो रिटायर हो गए, आर्मी चीफ नहीं बने, आसिम मुनीर साहब आ गए और आसिम मुनीर साहब को क्योंकि हटा के उन्हें लगाया गया था और आसिम मुनीर साहब ने अभी तक शायद जहन में वो बात रखी हुई है। तो इलेक्शन वाले दिन भी यही हुआ था कि जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला धंधा शुरू हुआ तो उसका पहला शिकार अयाज अमीर बने थे और अयाज अमीर चकवाल के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे। लोग उस वक्त भी कहते थे कि अयाज अमीर को पहला निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि वो मैसेज शायद जनरल फैज़ हमीद को कन्वे करना था कि ऐसे का बात नहीं बनेगी। और आपको याद होगा कि उनका गांव है लतीफ़ाल चकवाल में। अयाज अमीर वहाँ लतीफ़ाल में कॉर्नर मीटिंग में गए थे, जिस तरह वो पूरे अपने हल्के में चकवाल में जा रहे थे, जगह जगह लोग उनके एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे छोटी छोटी मीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ लतीफ़ाल उनके गांव में कॉर्नर मीटिंग्स में जब गए तो अयाज अमीर ने स्पीच करते हुए, ऑब्वियसली गांव के जो 2 4 6 बड़े नुमाया लोग होते हैं और एक्टिव होते हैं, उन्होंने किसी न किसी को राइट या लेफ्ट किसी न किसी को तो वोट देना होता है। तो सरदार नजफ हमीद जो जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं, वो थोड़े से पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, वहाँ लोगों के काम करते हैं, उनका अच्छा असर रसूख है। तो उन्होंने अयाज अमीर की हमायत का ऐलान किया था। अयाज अमीर ने स्पीच के दौरान कहा कि मैं सरदार नजफ हमीद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी उन्होंने लोगों का, जो गाँव में बड़े लोग थे, मुअज़्ज़िज़ीन थे, ज़ुआमा थे, उनका शुक्रिया अदा किया और साथ कहा मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो वायरल हो गया, वो वीडियो क्लिप चल गया कि जनाब जनरल फैज़ हमीद और उनके भाई सरदार नजफ हमीद अयाज अमीर के पीछे हैं और उसे जितवा रहे हैं। और फिर शायद बताने वाले बताते हैं कि फॉर्म 45 47 का पहला निशाना अयाज अमीर बना था कि सबसे पहले वहाँ ISI के दस्ते पहुंचे थे और चकवाल का रिजल्ट रोक के सबसे पहले अयाज अमीर पे वो कुलाड़ा चलाया गया था फॉर्म 47 वाला। चले अयाज, अब सरदार नजफ हमीद को अगर तो उन्होंने करप्शन किया तो बिल्कुल उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना है जनरल फैज़ हमीद को कि नहीं, तुम्हारे आगे पीछे जो भी हो, चाहे अयाज अमीर हो, चाहे सरदार नजफ हमीद तुम्हारा भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा और नहीं बख्शा जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता किसी ने करप्शन किया तो उसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब एक मुसलसल अमल है, वो किसी वजह से नहीं होना चाहिए। वो रूटीन में हमारे तमाम इदारों को एहतसाब करना चाहिए, लेकिन किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। देखें आइंदा आगे चल के ये बात कहाँ खुलती है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया कि वो कौन लोग थे साबिक हुकूमत में जिन्होंने असम्बली में TTP वालों को वापस लाने की फ़वाइद बयान करते रहे। अब ये तनकीद कर रहे थे इमरान खान पे और इमरान खान की टीम पे और इमरान खान के लोगों पे। हालांकि इस तरह के जो फैसले होते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के और हमारी डीप स्टेट के ज़रिए ही होते हैं, बराह रास्त तो कोई गवर्नमेंट नहीं करती, उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है, हमारी वजारत दिफा इन्वॉल्व होती है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, हमारी ISI की राय इन्वॉल्व होती है। अगर हमने कभी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया इन दहशतगर्दों के साथ तो वो भी एक नेशनल इलेक्शन प्लान या हमारी एक कौमी सोच होती थी, और अगर हमने कभी लड़ने की बात की तो वो भी कोई अकेला, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट या अकेला कोई आर्मी चीफ नहीं करता, वो एक कलेक्टिव होती है। इस मौके पे दाद देनी पड़ेगी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि जब वो वज़ीर खारजा बन के पहली दफ़ा अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उनसे जब पूछा गया था इमरान खान के दौरे रूस के बारे में, तो इमरान खान उस वक्त हुकूमत उनकी जा चुकी थी और इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे थे रिजीम चेंज के हवाले से अमेरिका पे और सब पे। तो बिलावल भुट्टो ने वहाँ कहा था अमेरिका में कि वो दौरा इमरान खान का नहीं था, वो हमारा दौरा था, पाकिस्तान का दौरा था, वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी और इमरान खान रूस जो गया था वो हमारा एक नेशनल एक स्टांस था, उस पर गया था और हम स्टैंड करते हैं और मैं इमरान खान के उस फैसले पे, उस कदम पे उसके साथ खड़ा हूँ आज भी। और बिलावल भुट्टो को आपने देखा होगा जब जब वो मुल्क से बाहर होते हैं वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं ट्वीट करने की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने कहा जी कि वो कौन लोग थे जो TTP से को वापस ला रहे थे और वापस उन्होंने लाए और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम शुरू हुए। हालांकि ये बात मुस्बत अंदाज में भी की जा सकती थी। ख्वाजा साहब ये भी कह सकते थे कि हमने उस वक्त ये पॉलिसी अपनाई थी जिसके मुस्बत नताइज नहीं निकले और अब हमने फैसला किया है कि इन्हें सख्ती के साथ इनके साथ निपटना है, यही सूरत बची है हमारे पास। इस तरह भी बात की जा सकती थी। लेकिन हर मामले में, हर किस्से में, हर कहानी में सियासत निकालना मेरे ख्याल में जो नेशनल स्टांस होता है उसे कमज़ोर करने वाली बात होती है। आप आपस में पॉइंट स्कोरिंग बाकी चीज़ों पे कर लें, महंगाई पे कर लें, इन पे कर लें, ख़वातीन की नशिस्तों पे कर लें, बाकी इमरान खान की करप्शन के हवाले से जो आपने केसेस बनाए हुए हैं झूठे सच्चे, उन पे कर लें, और थोड़ी चीज़ें आपके इमरान खान पे और इमरान खान की पार्टी पे अटैक करने के लिए इस तरह की नेशनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं। और आप तो वज़ीर दिफा हैं और आपकी फ़ौज और आपका सारे ज़ेरे कमान जो इदारे हैं वो फाइट कर रहे हैं इस वक्त, और आप उसे सियासत की नज़र कर रहे हैं। ख्वाजा साहब खुदा का खौफ करें और आप ये जवाब दें कि वो 12,000 जेली पासपोर्ट जो बने थे वो किस किस की गवर्नमेंट में बने थे। अगर वो इमरान खान के गवर्नमेंट में बने थे तो बिल्कुल सामने लेके आए,
और अगर वो आपकी गवर्नमेंटों में बनते रहे और आप 12,000 तो सिर्फ सऊदी अरब से अफगानियों के जेली पासपोर्ट पकड़े गए हैं। पूरी दुनिया में कितने अफगानी हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए होंगे और फिर रहे होंगे और वहाँ जाके शायद उन्होंने चेंज करा ली हो। बहुत ज़्यादा तो सिर्फ निकले ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए होंगे, बाद में उन्होंने शायद पासपोर्ट ज़ाया कर दिया होगा। लेकिन हज़ार आप लोगों की हुकूमतों में, क्योंकि आप इन एंड आउट हुकूमत में ही रहे हैं। 1981 में पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद वो कभी हस्ब इक़्तिदार थे, कभी हस्ब इख्तलाफ थे, कभी पंजाब में हुकूमत है, कभी मरकज़ में हुकूमत है। आप नहीं थे तो आपके दूसरे भाई जरदारी साहब थे, आप लोग थे। दरमियान में 3.5 साल इमरान खान ने भी हुकूमत का जो है वो मज़ा ले लिया। आप ही लोग सारे जिम्मेदार हैं उसके, उन जेली पासपोर्टों के। उसका जवाब देंगे वो जेली पासपोर्ट अफगानियों को किसने बनाए और ये किस तरह ये फैले। आप ये इस पर सियासत गिरी खुदारा ना करें। सियासत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ पे सियासत खाया साहब नहीं, आपको जेब नहीं देती। अब चलते हैं जी आगे। हल्का BP बलूचिस्तान का हल्का है 50, उस पर अब हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास केस लगा कि वहाँ फॉर्म 45, 47 वाला काम हुआ और बहुत ख़तरनाक तरीके से हुआ। इस तरह हुआ कि वहाँ कोई जवाज़ नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास। अब सूरत हाल तो होना तो ये चाहिए था कि काजी फायज ईसा साहब अगर मुखलिस थे पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी खजाने से, वो पहले तो बताते कि ये किसने किया है ये सारा, उसको सजा देते, जिम्मेदार को सामने लेके आते। उसके बाद कहते कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि दोबारा इलेक्शन कराएं सारे हल्के में। उन्होंने कहा जी कि अगर सारे पार्टियां हैं, अगर सारे एग्री करते हैं तो दोबारा इलेक्शन करा लें इस हल्के में। हुजूर, आप कोई महल्ले के किसी उसमें जिरगे में बैठे हुए हैं, आप कोई चंद लोग जो है ज़ुआमा, महल्ले के ज़ुआमा बैठ के फैसला कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आपको कायदे कानून के मुताबिक देखना चाहिए कि वहाँ हल्का BP 50 बलूचिस्तान के उस हल्के में किसने ये धांधली की, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार को सामने लेके आए, उसको सजा सुनाएं और उसके बाद ऑर्डर करें। रजामंदी ना देखें कि सारे रजामंद हैं तो फिर इलेक्शन कराएं। रजामंद ना होंगे अगर तो इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। वहाँ के लोगों का, वोटर्स का जो हक आप मार रहे हैं, आप लोग या इलेक्शन कमीशन वाले मार रहे हैं, उसका क्या है। सिर्फ बड़े 3-4 चौधरी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो राजी हैं तो दोबारा उनका वोट पूछ लिया जाए उनसे, अदरवाइज वो राजी ना हो तो ना पूछा जाए। काजी फायजी साहब आप मायूस कर रहे हैं और मुसलसल मायूस कर रहे हैं। और आपने ये कहा जी कि हमें इतनी बारीकियों में ना डाला जाए कि हम 400 हल्कों में फॉर्म 45, 47 के कहाँ देखते रहेंगे, हमें हमारे पास इतनी बारीकियों में हमें ना लेके जाएं। हजूर, आप बारीकियों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपने आज तक, जब से आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, आपने अपने अमल से ये साबित किया है कि आपको इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पब्लिक में, उसकी पॉपुलैरिटी, उससे कोई हसद है, कोई आपको कोई मसला है उससे, कि आप उसकी बात को और उसकी पार्टी की बात को सुनना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं जी 400 हल्कों के फॉर्म 45, 47 की बारीकियों में ना लेके जाएं। हजूर, 400 हल्के कोई कम नहीं होते। आपको ये पता तो चल गया है कि 400 हल्कों में फॉर्म 45, 47 की वारदात हुई है। तो जब पूरे पाकिस्तान में वारदात हुई है, इतने बड़े पैमाने पर वारदात हुई है, तो क्या ये छोटा मामला है? क्या ये बारीकी का मामला है? पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है। काजी साहब, आपने एक दफ़ा फिर मायूस किया। आप सिविल सुप्रीमेसी के जितने बड़े चैंपियन बने हुए थे, आपका वो सारा भरम धड़ाम से ज़मीन बोस हो चुका है और आप मज़ीद इस पर जूं बोलते हैं, जितनी दफ़ा बोलते हैं आप मायूस ही करते हैं। आगे चलते हैं जी। चढ़ते सूरज को सलाम के हवाले से मैंने आपको कहा था कि आपको एक किस्सा सुनाएंगे, आपने बहुत सुना होगा और ये मुहावरा ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया होगा। लेकिन एक वाक़या आपको सुनाते हैं कि ये इसलिए वाक़या मेरे जहन में आया कि आज़ाद उम्मीदवार हैं इस वक्त फैसल वावडा साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं सेनेट के मोहसिन नकवी साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं अनवार उल्लाह काकड़ साहब। अब आज़ाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में तो लोग नहीं हैं, 2 होंगे किसी असम्बली में, किसी में 4 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और 2 और 4 MNAs या MPs की सीटों पे तो कोई सेनेटर नहीं बन सकता, तो इन्हें वोट तो कोई पार्टी वाला देगा। और इस वक्त बाज़ार ये तीनों हुकूमती पार्टी है, बल्कि हुकूमती पार्टी से भी ज़्यादा ये पाकिस्तान अस्करी पार्टी से इनका ताल्लुक है। GHQ के नुमाइंदे हैं तीनों। अगर पाकिस्तान अस्करी पार्टी के ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट तो इन्हें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून वालों ने देने हैं। अगर उन्होंने वोट देने हैं तो फिर उन्हें उन पार्टियों को ज्वाइन करने दें। आप नहीं ज्वाइन करने देते, क्यों? कि आप चाहते हैं कि आज़ाद रहें, इन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वोट आप उन पार्टियों का लेंगे और उन पार्टियों का वोट अपना नहीं है, वो पार्टियां पब्लिक से वोट लेके आई हैं। इसका मतलब है आप पब्लिक की राय के खिलाफ इस धंधे में शरीक हैं हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाले, और उनके आलाकार ये पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये पब्लिक की राय तय दर तय आगे तक जाती है, मुस्तकबिल के 5 साल के फैसलों पर असरअंदाज होती है। आप अगेंस्ट जा रहे हैं, आपने वही काम कर रहे हैं जो फॉर्म 45, 47 वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, आप ये इन आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए कर रहे हैं, फैसल वावडा, काकड़ और तीसरे जो हैं आपके नकवी साहब, इनके जरिए। एक वाक़या सुनाते हैं कि गुज़श्ता दिनों अभी जब केयर टेकर थे मोहसिन नकवी साहब लाहौर में, पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे,
तो लाहौर में ताजरों को मिलते हुए आपको पता है हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को एक दौरा पड़ा था कि मुझे यूथ से भी मिलना चाहिए, ताजरों से भी मिलना चाहिए और मुझे खुद अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। वो खुश नहीं थे शहबाज शरीफ एंड कंपनी के कारकर्दगी से कि ये हमारा अच्छी तरह मौक़िफ़ बयान नहीं करते और सूरत हाल वाज़े नहीं करते लोगों को कि किन हालात में हम ये इलेक्शन करा रहे हैं और किन हालात में कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, किन हालात में ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा किया गया है, किन हालात में इमरान खान और 9 मई वालों के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। ये हालात वाजे करने के लिए वो खुद और DGI ने एक दफ़ा यूथ के साथ इंटरेक्ट किया। हालांकि DGI जितने भी इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह होते हैं वो तो पब्लिक के सामने आते ही नहीं हैं, लोगों को उनके चेहरे तक नहीं पता होते। लेकिन ये यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। बुखलाहट का शिकार थे तो उन्होंने खुद आके फैसला किया कि हम खुद आके बात करते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ एंड कंपनी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी शायद उस तरह हमारा मौक़िफ़ बयान नहीं कर पा रहे। तो DGI साहब की जो पब्लिक के साथ यूथ के साथ इंटरेक्शन हुई उससे मुतमईन हुआ आसिम मुनीर साहब तो अगले रोज़ खुद पेश हो गए, यूथ के साथ तकरीरें वगैरह की, अपना मौक़िफ़ बयान किया और फिर वो लाहौर गए। तो लाहौर में उन्होंने लाहौर के ताजरों से मिलने का वादा किया, लाहौर के ताजरों से मिलने का इरादा किया। लाहौर ISI के सेक्टर कमांडर जो थे उन्होंने अंजमन ताजरान लाहौर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उहदेदारान से लिस्ट ली ताजरों की जो अच्छे ताजर हैं। अच्छे ताजर से मुराद ये था कि उन्हें अगर आर्मी चीफ साहब मिलें तो वो वहाँ कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं करेंगे, कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। जब वो तकरीर कर रहे होंगे आसिम मुनीर साहब उन्हें आराम से सुनेंगे, वहाँ कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई जज्बात में लोग नहीं आएंगे और क्वेश्चन वही बंदे करेंगे जिन्हें हम पहले एडवांस हमने क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो वो अच्छे ताजर उन्होंने इकट्ठे किए सारे और वहाँ आसिम मुनीर साहब थे, साथ मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे। ज़ाहिर है वो पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि देखें ये मोहसिन नकवी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में तो इन्हें और मौका मिलना चाहिए, ये आसिम मुनीर साहब ने कहा। अब उनका ये कहने की देर थी कि वो हमारा जो चापलूस खुशामद ब्रिगेड है वो फ़ौरन एक्टिव हो गया, हरकत में आ गया। एक ताजर लाहौर के एक ताजर वो कहते हैं जी कि इन्हें मेरे ख्याल में 6 महीने और मिलने चाहिए। अब 6 महीने तो कोई ज़्यादा नहीं थे, उनका इशारा तो कुछ और था आसिम मुनीर साहब का। फिर एक और खुशामद ब्रिगेड का ताजर खड़ा हुआ और उसने कहा जी मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को 5 साल मजीद मिलने चाहिए, इन्हें मजीद 5 साल तक के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब रहना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है हमारे वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार और चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले। और फिर मोहसिन नकवी साहब आपने देखा कि पंजाब में तो चूँकि एक और लाडली वहाँ पहुँच गई चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के, मरियम नवाज़ साहिबा, तो वहाँ तो मौका ना मिला उन्हें खिदमत का। अब वो फेडरल में वज़ीर दाखिला है और वज़ीर दाखिला बन के वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं और कहते हैं मुझे वोट भी दे देंगे लोग। क्यों ना देंगे, आपके हाथ में डंडा है, आप वज़ीर दाखिला हैं, पूरी FIA हर चीज़ आपके हाथ में है। किसी सेनेटर की, किसी MPA, किसी MNA, किसी भी बंदे की जरूरत है कि आपको वोट ना दे और फिर आपके सर पे हाथ है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का, आपके रिश्तेदार भी हैं और आपके दोस्त भी हैं और आपके मोतरफ भी हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको मौका मिलना चाहिए। तो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब आपको भी वोट मिलेंगे, फैसल वावडा साहब को भी मिलेंगे और काकड़ साहब भी कहीं से वोट लेके आ जाएंगे और वो भी सेनेटर बन जाएंगे। आगे चलते हैं जी। मरियम नवाज़ साहिबा ने, आपको पता है सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं, पहली दफ़ा उन्होंने कोई अच्छा काम किया, सोशल मीडिया से अच्छा काम लिया उन्होंने। मलिका बुखारी ने एक ट्वीट किया था कि मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, वेंटिलेटर पे है और मैं इस गवर्नमेंट में जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट में है, मैं जा नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। तो वो ट्वीट मरियम नवाज़ के नज़र से गुजरा या उनके किसी स्टाफ ने उन्हें बताया। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट का जवाब में कहा कि मैं मुतलका हुकाम से कहती हूँ कि आपके जाने दिया जाए, ये ज़्यादती है, आपकी बहन को आप जाके देखें और मिलें उन्हें, उनकी आदत के लिए आप जाएं। मैं मुतलका हुकाम को कह देती हूँ और मेरे ख्याल में आपने ऑफिशियली उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दें, मैं उन्हें कह देती हूँ। और फिर चंद ही घंटों में, ज़ाहिर है मरियम नवाज़ कहें तो कोई काम पाकिस्तान में रुक नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त उनके चचा वज़ीर आज़म हैं, ख़ुद वो वज़ीर आला हैं और उनके वालिद साहब जो हैं वो कायद हैं बरसर इक़्तिदार पार्टी के। तो वो मलिका बुखारी को इजाज़त तो मिल गई, लेकिन मलिका बुखारी की बहन दम तोड़ गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई मलिका बुखारी के ऑस्ट्रेलिया पहुँचने तक, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने उन्हें इतना इतना डिले किया कि वो आखिरी लम्हात में अपनी बहन के पास नहीं पहुंच सकी। बहरहाल मरियम नवाज़ का शुक्रिया कि उन्होंने सोशल मीडिया से कोई पॉजिटिव काम लिया। बहुत देर की मेहरबान आते आते लेट हो गई, लेकिन काम तो लिया उन्होंने। आगे चलते हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का सर एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि वहाँ इमरान खान की काविशों के जो सम्राट थे वो आज तक अभी ज़ाहिर होना शुरू हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में OIC की तंजीम की जानिब से इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दाम की करारदाद जो पेश की गई, वो करारदाद मंजूर हुई। और फ़ख्र की बात यह है कि OIC के 57 ममालिक में से
ये करारदाद पेश करने की जिम्मेदारी और एजाज़ पाकिस्तान को हासिल हुआ। जो पाकिस्तान का नुमाइंदा था उसने यह करारदाद पेश की और इस फ़ख्र का सेहरा कैदी नंबर 804 इमरान खान को जाता है कि सिर्फ वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुई बल्कि उस रेजोल्यूशन में एक मुतालबा किया गया था कि इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए एक खसूसी एलची मुकर्रर किया जाए यूएन की तरफ से। वो रेजोल्यूशन भी पास हुई और उसके बाद खसूसी एलची नामजद भी हो गया और अब वो एक खसूसी एलची यूएन ने अपना नामजद कर दिया है जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के हवाले से ओआईसी की बात सुन के पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों की बात सुन के उनका मौक़िफ़ उजागर करेगा। तो रश्क आता है शौकत खानम पे कि कैसा बेटा उन्होंने पाया कि वो क्रिकेट में गया तो वर्ल्ड कप जीत के लाया पाकिस्तान के लिए। अगर उसने माँ की मौत पे सोग मनाया तो पाकिस्तान को 3 बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल बना के दिए और चौथा हॉस्पिटल काबुल में तोहफे के तौर पर वो देना चाहता था, लेकिन हमारी डीप स्टेट ने उन्हें रोक दिया फिल वक्त कि शायद इस वक्त हालात नहीं है। आने वाले दिनों में अगर इमरान खान को इन्होंने बाहर आने दिया और एक्टिवली वो फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे उसी तरह गामज़न हो गया जिस तरह वो सियासी रफ़ाई समाजी कामों में मसरूफ़ है, तो शायद वो काबुल वाला ख्वाब भी पूरा हो जाए और हम पाकिस्तानी अवाम अफ़गानिस्तान के अवाम को एक तोहफे के तौर पर कैंसर हॉस्पिटल नंबर 4 जो शौकत खानम का होगा वो उन्हें दे सकें। लेकिन लाहौर, कराची और इस्लाम पेशावर 3 हॉस्पिटल तो इमरान खान बना चुका और फिर देखें कि नमल की तरफ वो गया तो नमल भी उसने एक बेहतरीन दुनिया की यूनिवर्सिटी बनाई और फिर यूएन में गया तो वहाँ यूएन में जिस तरह उसने नामूस रिसालत की बात की और फिर इस्लामोफोबिया डे के हवाले से एक उसने डे अप्रूव कराया 15 मार्च और अब एक खसूसी एलची भी हो गया है। तो ये रश्क आता है इमरान खान के वालदा पे कि कैसा बेटा उसने जना और हमें फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन हमारे नाआक़बत अंदेश हुक्मरान और हमारे बड़े लोग जो हैं उनकी आंख में कटकता है ये इमरान खान। हालांकि ऐसा बंदा अगर किसी दुनिया में किसी और मुल्क के पास किसी और कौम के पास हो तो वो सिर्फ इसे इंटरनेशनली प्रेजेंट करने के लिए अपने मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम उसे छोटे छोटे मामलात में मुल्की सियासत में उलझाए रखें। ये बंदा तो इंटरनेशनली प्रेजेंट करने के काबिल है, इसे आप प्रेजेंट करें, इंटरनेशनली भेजें और काम लें इससे, बजाय इसके कि आपने इसे जेल में बंद किया हुआ है और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कोई चीज़ छुपी तो रहती नहीं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में आप इमरान खान के पेज पे चले जाएं, इमरान खान के ट्वीट्स के जवाब में देख लें, आपको बांग्लादेश से, इंडिया के मुसलमानों की तरफ से, पूरे मिडिल ईस्ट के मुसलमानों की तरफ से, पाकिस्तानी मुसलमानों को ये रिक्वेस्ट आती है आम लोगों की तरफ से कि कदर करें इस लीडर की। ऐसा लीडर हमारे पास होता तो हम कभी इसे इस तरह ज़ाया ना होने देते जिस तरह आप पाकिस्तानी कौम इसे ज़ाया होने दे रही है। यानी एक अच्छी बात थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और आखिर में कि पंजाब गवर्नमेंट ने, हमारी मरियम नवाज साहबा ने फैसला किया है कि ईद से पहले पहले पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील कर दी जाएगी। सिराजुल हक साहब ने इस पर बड़ा अच्छा तबर्रा किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस की बार बार वर्दियाँ बदलने की बजाय उन्हें एक बार एहराम पहना कर देख लें, शायद ये इंसान बन जाए। सिराजुल हक साहब ने चोट तो अच्छी की है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये जल्दी जल्दी क्यों करते हैं। ये मरियम नवाज साहब आई तो फौरी तौर पर इन्होंने कहा जी निगहबान आटा और निगहबान वो फौरी तौर पर पता नहीं इतने अरब का वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दें जी। उसकी कोई टेंडर कहीं नहीं होते, कहीं नहीं पूछा जाता कहाँ से ख़रीदना है माल, किस तरह होना है क्या नहीं। लेकिन अब लोगों ने तो ज़रा कैलकुलेट करके दिखा दिया। लोगों ने कहा कि जी ये आप जो रमज़ान पैकेज दे रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 रुपये का एक पैकेज है, निगहबान रमज़ान पैकेज जो भी है जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कि इसमें इतना आटा है, वो इतनी मालियत का है, इसमें इतना घी है, इतना बेसन है, इतनी खजूर है, इतनी पत्ती है, जो भी है वो पूरा कैलकुलेट करके लोगों ने कहा कि 2,970 रुपये का सौदा है जो आप 12,000 के एवज जो है वो दे रहे हैं। गवर्नमेंट सरकारी खजाने से 12,000 रुपया निकलवाया जा रहा है और लोगों को 2,970 रुपये का सौदा दिया जा रहा है। और वो भी अगर बल्क में आप खरीदें, ये 2,970 यूटिलिटी स्टोर के रेट्स हैं। अगर बल्क में खरीदें तो आप शायद ये 1,500 रुपये से ज़्यादा का सौदा नहीं होगा। आप 1,500 की चीज़ 12,000 में गवर्नमेंट से ले रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं और लोगों पे एहसान कर रहे हैं और वहाँ फोटो सेशन भी करा रहे हैं। और फिर आप चाहते हैं कि इसे आइंदा इलेक्शन में आप एक पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे कि हमने पब्लिक को बड़ा रिलीफ दिया था। अफरा तफरी में किसने ये कॉन्ट्रैक्ट किसको आपने दिया, किसने इससे अरबों रुपया कमाया, नोबडी नोज। और फिर पिछली दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब PDM 1 हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने पंजाब में सस्ता आटा डिस्ट्रीब्यूट करने की एक स्कीम शुरू की थी। आपके ही अपने शायद खाकान अब्बासी साहब जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये सस्ता आटा स्कीम PDM 1 की गवर्नमेंट में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब ये आप निगहबान रमज़ान जो आपका पैकेज तकसीम कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद इसकी भी बात आ जाएगी कितने अरब का आपने इसमें खांचा लगाया, किसी का पता नहीं किसका आएगा, नाम आ जाएगा। वही जो आपके टिकटों के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, वही जो आपके एक इशारे पे आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए के उनसे अखराजात करवा देते हैं और बाद में उन्हें MNA MP की टिकट भी आप देते हैं, मियाँ बिरादरान और उनकी साहबजादी। दूसरा उन्होंने एक और किया कि
वर्दी में तो चलें, अब ये पंजाब पुलिस की जो वर्दी तब्दील करने की कि जी ईद से पहले पहले तब्दील हो जाएगी, इतनी जल्दी क्या है अभी भी? आप जो है इस पर बाकायदा टेंडर करें, टाइम दें। पेपरा रूल्स कभी हमारे यहाँ होते थे, आप पता नहीं हैं या नहीं। उसकी गवर्नमेंट की चीज़ों के परचेज़ के एक तरीका होता है, एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है, उसके अंदर रह के आप जो है टेंडर तलब करें, जो आपको बेहतर मटीरियल सस्ते तरीन दामों दे, उसके मुताबिक वर्दियाँ बनवाएं और उन्हें तब्दील करें। अब ईद करने लोगों ने घर पे जाना है पुलिस वालों ने, और ईद किसी ने वर्दी पहन के ईद नहीं पढ़नी, उन्होंने अपने ईद के कपड़े लोगों ने सिलवाए होंगे, जितनी किसी की इस्तात होगी वो उसमें ईद पढ़ेंगे, इस वर्दी में उन्होंने ईद नहीं पढ़नी। लेकिन आप क्योंकि ईद का वो एक करना चाहती हैं और जल्दी में करना चाहती हैं, और ये इसमें भी अरबों की दिहाड़ी है। इससे पहले पता नहीं कितनी गवर्नमेंटें इंक्लूडिंग बुजदार एंड XYZ सारे ये वर्दी तब्दील कर चुके हैं पंजाब पुलिस की। ये बेसिकली पंजाब पुलिस की वर्दी कोई इशू नहीं है, ये आप लोगों के कमाने का एक जरिया है, और कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील कर दो, क्योंकि अच्छे खासी लाखों की तादाद है लोगों की, और उन्हें एक एक वर्दी पे जो कास्ट आती है वो अगर 1000-2000 रुपया या 3000 रुपया फी वर्दी हो तो कैलकुलेट करें वो बात कहाँ तक पहुँचती है। तो ये एक और खांचा है, ये ढकोसला है और कुछ नहीं है। और फिर पंजाब का इन्होंने ज़िमनी बजट पास कर लिया जी अगले रोज़ 4480 अरब रुपए का। अब असल बजट कितना दूर था आपसे? आपको ज़िमनी बजट पास करने की क्या ज़रूरत थी? असल बजट आपका 2 महीने बाद तो आने वाला था ना। लेकिन चूंकि 2 महीने भी सब्र नहीं होता, आपने ये रेवड़ियाँ बांटनी है, कभी जिधर जा रहे हैं आप सुबह दोपहर शाम आप जो है अनाउंस किए जा रहे हैं, ये करना है वो करना है वो करना है, इधर देना है उधर देना है। पता नहीं आप पंजाब बैंक के मामलात क्या होंगे, पता नहीं कहाँ से लोन लेंगे, इंटरनल लोन ज़ाहिर आप हर वक्त लेते रहते हैं, या वाकई पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट के पास इतनी टैक्स की कलेक्शन की मनी है, रेवेन्यू इतना उनके पास है कि वो 4480 रुपये का ज़िमनी बजट अप्रूव करके और उस पर अगले 2 महीने में आपने से खर्च भी कर देना है, क्योंकि 2 महीने बाद तो नया बजट आना है आपका एनुअल। तो कुछ समझ नहीं आती है पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। अपोजिशन को वहाँ बोलने नहीं देते। अपोजिशन वालों ने भी रवायती तौर पर जब ये बजट पास किया गया तो उन्होंने सिर्फ वो बजट की किताबें और कापियाँ फाड़ दी और नारे लगा ली। टेक्निकली कोई उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो नहीं देखी कि आके की हो, और एक एक पॉइंट पे उन्होंने बात की हो अपोजिशन वालों ने कि ये क्या क्यों पास किया गया, कैसे पास किया गया और इसमें क्या ज्यादती की गई है क्या नहीं की गई। वो भी रवायती अंदाज में सिर्फ बड़कबाजी कर रहे हैं हमारे अपोजिशन वाले। अलबत्ता इनको जल्दी ये है कि इन्होंने आटा स्कीम भी चलानी है, सोलर पैनल स्कीम भी इन्होंने अनाउंस कर दी है किसानों के लिए, फिर इन्होंने लैपटॉप स्कीम भी चलानी है, और फिर वो वर्दी बदल स्कीम भी है। इस तरह की और पता नहीं कितनी स्कीमें इनके जहन में होंगी। तो ये जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, शायद इन्हें यकीन नहीं है कि हमारी हुकूमत ज़्यादा अरसा रहे, शायद इसलिए भी जल्दी हो सकती है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपने कुर्ब जवार के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज़।